नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो है ITI फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 मार्च को, उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिनका पेपर आगे होने वाला है वो ये जो वीडियो है ये ज़रूर देखें, क्योंकि जो पेपर है उनके अंदर क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो इसमें आपसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। यानी कि आपको एक जो है ड्रिल की बिट दिख रही होगी और पूछा गया है कि ये जो ड्रिल बिट है इसका क्या नाम है। फ्लैट ड्रिल बिट है, टैप शैंक बिट है, काउंटर शैंक बिट है या स्ट्रेट शैंक बिट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन। यानी कि ये जो आपका डायग्राम है ये आपका टेपर शैंक बिट का डायग्राम आपको दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर इसका जो आंसर रहेगा बी आंसर जिन बच्चों ने किया उनका सही आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि तांबे के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया कि तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष में पूछे गए हैं, तो तीसरे जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहता वो रहता आपका 29 इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्ष के अंदर आपके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथे कक्ष के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और अगर पेपर में ये पूछ लेता कि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तांबे के, तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए यानी कि 10, फिर 18 यानी कि 28। तो लास्ट कक्ष में कितना रह गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है निम्न में से भौतिक हानि क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं धूम्रपान है, कंपन है, क्षरण है, रेडियो सक्रियता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर किया है कंपन यानी कि वाइब्रेशन, उनका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र के अंदर जो है संधारिता जो है वो उसके लिए सही सूत्र क्या बनेगा, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका जो सूत्र होता है, सबसे पहले तो देखते हैं Q बराबर क्या होता है आपका, तो Q बराबर होता है CV। Q बराबर CV होता है। तो यहाँ से C बराबर क्या होगा, तो ये जो V है ये C के जो है गुणा के अंदर है, तो इधर जाके इसके बटा के अंदर लग जाएगा। यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा ए ऑप्शन। यानी कि C बराबर Q बटे में V। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने किया उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। यानी कि आपसे पूछा गया लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध होता है। लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट के, लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट के 3 गुना के, या फिर लाइन करंट जो है √3 इंटू फेज करंट के बराबर होती है, या लाइन करंट जो है वो आपकी फेज करंट के बट्टा में √3 के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर क्या है, वो आपका सी ऑप्शन। लाइन करंट जो होती है वो आपकी फेज करंट के √3 गुना के अंदर होती है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सी आंसर किया है उनका जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है ऐसी समांतर परिपथ में धारा के कुल प्रतिरोध यानी कि धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युतीय शब्द को परिभाषित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो धारा जो है उसके
कुल विरोध के रूप में तो एसी सर्किट की बात आ रही है। तो एसी सर्किट के अंदर सबसे पहले तो जो है क्या क्या चीज़ें आती है, तो एक तो आता है प्रतिरोध, यानी कि आपका एक तो होता है आर, ठीक है, और दूसरा आपका जो होता है सी, और तीसरा आपका जो होता है एल। यानी कि आपका जो कोई भी जो आपका एसी सर्किट होगा उसमें आपका प्रतिरोध हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या कॉइल हो सकती है। ये तीनों ही चीज़ें जो है ये लगी हो सकती है। तो ये जो तीनों चीज़ें होती है ये जब एक सर्किट के अंदर आ जाती है, यानी कि एक कॉइल और प्रतिरोध लगा हुआ है, या एक कॉइल और कैपेसिटर लगा हुआ है, या फिर एक जो है आपका प्रतिरोध, कैपेसिटर और कॉइल तीनों लगे हुए हैं, तो उस सर्किट को क्या बोला जाएगा, ये इसमें पूछा गया आपसे। तो उस सर्किट को आपका जो है वो बोला जाता है प्रतिरोध दोस्तों। प्रतिरोध यानी कि प्रतिबाधा बोला जाता है, कुल जो विरोध होता है उसको प्रतिबाधा बोला जाता है। और इसको किसके द्वारा शो किया जाता है, तो इसको जेड के द्वारा शो किया जाता है दोस्तों। जेड के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। और इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई ओम है दोस्तों। तो इतने क्वेश्चन जो है इसके अंदर और बनते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है मोटराइज छेनी का उपयोग क्या है। मोटराइज छेनी का उपयोग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण के लिए, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, लकड़ी को फिनिश एवं छीलना, या फिर लकड़ी में हल्का छेनीकरण और तेज किनारों की सफाई के लिए। तो आपकी मोटराइज जो छेनी होती है वो किसके लिए उपयोग होती है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आपके रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन, जिन बच्चों ने किया है लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। तो इस छेनी का यूज लकड़ी के अंदर आयताकार छेद निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो एक्स से इंगित यानी कि एक्स जहाँ पे दिखा रखा है वो वाला भाग कौन सा है, सर्विंग है, बेडिंग है, आर्मरिंग है, या लेड शिफ्ट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी आंसर, यानी कि जिन बच्चों ने लेड शिफ्ट किया है उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। शून्य होता है, कम होता है, अधिक होता है, या फिर अनंत होता है। यानी कि एक ओपन सर्किट के अंदर जो है प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो एक ओपन सर्किट के अंदर प्रतिरोध का जो मान होता है वो हमेशा ही जो है अनंत होता है। अनंत कैसे होता है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर जैसे हम लोग मानते हैं कि ये आपका एक लैंप का सर्किट है दोस्तों, ये एक लैंप का सर्किट है जिसके अंदर यहाँ पर एक आपने जो है बैटरी लगा दी है इस जगह पर। और ये जो सर्किट है ये अगर आपका कहीं से इरेज हो गया है, यानी कि यहाँ से कहीं से टूटा हुआ है, अगर ये सर्किट कहीं से आपका टूटा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से आपकी जो करंट है वो यहाँ से करंट आपकी चलेगी, लेकिन यहाँ से आती हुई ये जो भाग जहाँ पर आपका कटा होगा उस कटे हुए भाग के ऊपर आपकी जो करंट है वो नहीं जा पाएगी आगे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है, और कितना है तो लगभग अनंत है। इसमें से धारा जो है बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो रही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि 1 किलो ओम से 100 किलो ओम तक का जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, या फिर वोल्टमीटर व एम्पियर मीटर विधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा आपका, तो राइट आंसर रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा आपका जो है 1 ओम से 100 किलो ओम का जो प्रतिरोध होता है वो हम मापते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अंदर करते हैं, या फिर पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अज्ञात मान का प्रतिरोध निकालने के लिए भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है।
तो वो भी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है XLPE का पूरा नाम क्या है। XLPE केबल का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन जो है इसका पूरा नाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो है सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सी ऑप्शन किया उनका भी ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। तो आपको भी जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो ये जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सअप ज़रूर करने हैं, ताकि जिस तरह से आपको फ़ायदे हो रहे हैं उसी तरीके से आपके जो साथी मित्र हैं उनको भी फ़ायदा होता रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का क्या नाम है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों, ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, तो ये आपका है जेनी क्लिपर, यानी कि ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, तो ये जेनी क्लिपर का डायग्राम है दोस्तों। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया द्रवों में विद्युतीय धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, यानी कि आपके जितने भी आपके जो लिक्विड है उनके अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आपका जाता है, तो वो ये कौन से विद्युत धारा के प्रभाव पे काम करता है, उसमें प्रभाव पे, प्रकाशीय प्रभाव पे, चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव पे। तो मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें आपको विद्युत धारा के प्रभाव करवाए थे, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये करवाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो ये क्वेश्चन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा रासायनिक प्रभाव, यानी कि जितने भी आपके सेल होते हैं उनके अंदर रासायनिक प्रभाव काम करता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आपका करंट जो है वो फ्लो होता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है उच्च आवर्ती अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, यानी कि उच्च आवर्ती अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। रिंग कोर टाइप ट्रांसफार्मर या फिर फेराइड कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील कोर टाइप ट्रांसफार्मर या फिर रवा उन्मुख कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फेराइड कोर ट्रांसफार्मर, यानी कि जो फेराइड कोर ट्रांसफार्मर है वो आपके उच्च आवृत्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है, यानी कि बैटरी जो होती है उसको जब हम लोग चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी होती है उसके ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं वो जो ढक्कन होते हैं उनको खुला क्यों रखा जाता है, ये पूछा गया है। तो गैसों का स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु या फिर प्लेटों के रंग बदलने की जांच करने हेतु। तो आपकी जो वेंट प्लग होते हैं उसमें चाहे सुराख की पूछ ले कि उसके अंदर जो छेद होता है वो किस लिए होता है, या फिर वेंट प्लग को क्यों खुला छोड़ा जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि उसके अंदर जो गैसों को है स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने के लिए आपके जो वेंट प्लग होते हैं उनको चाहे तो खुला छोड़ा जाता है या फिर उनके अंदर सुराख रखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है पूछा गया है वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का क्या नाम है, यानी कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, सिंबल दिया गया है और पूछा गया है सिंबल कौन सा है। तो ये जो आपको सिंबल दिया गया है दोस्तों ये सिंबल है लिंक का, फ्यूज़ का, पुल स्विच का या प्लग और सॉकेट का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्लग और सॉकेट का। ये जो आपको सिंबल दिया गया है ये प्लग और सॉकेट का सिंबल दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के कोर का क्या कार्य है, यानी कि विक्षेपण बल को मजबूत करने के लिए या फिर सुई की गति को नियंत्रण करने के लिए, मीटर को अधिकतम संवेदनशीलता प्रदान करने के लिए, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का समान वितरण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि आपका जो चल कुंडली है यानी कि आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उनमें लोहे की कोर जो है किस लिए यूज़ की जाती है, तो उनके अंदर जो लोहे की कोर होती है वो आपकी एयर गैप में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका समान वितरण करने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों। तो इसका जिन बच्चों ने राइट जो है डी आंसर किया है उनका सही रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, यानी कि आपको नीचे जो है 4 लैंप दे रखे हैं उनमें से पूछा है कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होगा।
तो इसका अंदर जो है ऑप्शन में दिए गए हैं कि हेलोजन लैंप होगा, आपका नियॉन साइन लैंप होगा, फ्लोरोसेंट लैंप होगा, या फिर जो है मरकरी वेपर लैंप होगा। तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा नियॉन साइन लैंप। यानी कि जो है जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया है उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। यानी कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, क्लीट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट तारों के माध्यम से, या फिर धातु कंड्यूट वायरिंग दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लीट वायरिंग। तो क्लीट वायरिंग जो आपकी होती है वो आपकी अस्थायी प्रतिष्ठानों यानी कि शादी जैसे या फिर कोई त्यौहार हो, मेला हो, उन जगहों पर अस्थायी वायरिंग उपयोग की जाती है क्लीट के माध्यम से लगाकर। और जैसे ही आपका ये जो कार्यक्रम हो समाप्त हो जाता है तो क्लीट के माध्यम से उन तारों को वापस से इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग की स्थापना के लिए किया जाता है, उपकेंद्र की, गोदाम वायरिंग की, घरेलू वायरिंग की, व्यावसायिक वायरिंग की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सब स्टेशन। यानी कि आपका जो सिस्टम अर्थिंग है वो सब स्टेशन की वायरिंग के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने किया उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों वीडियो को, ताकि आपके जो साथी मित्र हैं उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी हमें जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है नीचे उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी तरह जो आपके साथी मित्र हैं उनको भी फ़ायदा होता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।